दोस्तों, क्या चंद्रबाबू नायडू को आखिरकार बीजेपी की वो चाल समझ में आ गई है जिसका ट्रेलर अभी पश्चिम बंगाल में दिखाया गया है? क्या ममता बनर्जी की पार्टी में हुई टूट ने नायडू को ऐसा संकेत दे दिया है कि अब अगला निशाना कोई और भी हो सकता है? और क्या इसी वजह से आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपने राजनीतिक विकल्प तलाशने शुरू कर दिए हैं? दोस्तों, दिल्ली के सत्ता के गलियारों में एक ऐसी खबर तेजी से फैल रही है, एक ऐसी चर्चा है जिसने बीजेपी की बेचैनी बढ़ा दी है। कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी के खिलाफ अपनाए गए फॉर्मूले को देखकर नायडू अब पहले जैसे सहज नहीं है। उन्हें लग रहा है कि जिस रणनीति का इस्तेमाल आज किसी और के खिलाफ हो रहा है, कल वो उनके दरवाजे तक भी पहुंच सकती है। सबसे दिलचस्प बात यही है कि इसी बीच विपक्षी खेमे से भी कुछ ऐसा संकेत मिलने लगे हैं जो बीजेपी के लिए खतरे की घंटी मानी जा रही है। सवाल उठ रहा है कि अगर कभी नायडू ने अपना रुख बदला तो क्या राहुल गांधी और ममता बनर्जी उन्हें खुले दिल से अपने साथ लेने को तैयार हो पाएंगे? क्या पर्दे के पीछे कोई नई सियासी बिसात बिछ रही है? आखिरकार ऐसी कौन सी खबर है जिसने बीजेपी को सतर्क कर दिया है? क्यों कहा जा रहा है कि नायडू अब सिर्फ सहयोगी की भूमिका में नहीं रहना चाहते? और क्या सचमुच आने वाले दिनों में राष्ट्रीय राजनीति का सबसे बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है? बताएंगे आपको। नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है। द राजनीति का खास सेगमेंट आप देख रहे हैं। मैं हूं यासूब रजा। दोस्तों, पश्चिम बंगाल की राजनीति में आए इस तूफान ने सबसे ज्यादा अगर किसी को हैरान किया है तो वो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, मोदी सरकार के महत्वपूर्ण बैसाखी चंद्रबाबू नायडू। टीएमसी के अंदर इस वक्त बीजेपी जिस तरह की सियासी तबाही मचा रही है, उसे देखकर नायडू को भी अपने भविष्य की चिंता सताने लगी है या होगी। उन्हें डर होगा कि अगर कभी उन्होंने मोदी शाह को अपना पुराना तेवर दिखा दिया तो उनके खिलाफ भी कोई नया सियासी चेहरा खड़ा कर दिया जाएगा, या फिर उनकी ही पार्टी में ऐसा खेल शुरू हो सकता है जैसा आज ममता बनर्जी के साथ होता दिखाई दे रहा है। दोस्तों, बीजेपी ने अपने ऑपरेशन लोटस का फॉर्मूला पूरी तरह बदल दिया है। पहले सीधे तौर पर तोड़फोड़ होती थी और हर किसी को समझ में आ जाता था कि भाई इसके पीछे बीजेपी है। इससे बीजेपी की फजीयत भी होती थी और जनता की भी जो उसकी किरकिरी भी होती थी। वॉशिंग मशीन वाली छवि भी यहीं से बनी। लेकिन अब कोर्ट, चुनाव आयोग और जनता के सवालों से बचने के लिए ऑपरेशन लोटस का नया संस्करण तैयार किया गया है। और इस नए संस्करण को देखकर चंद्रबाबू नायडू को अलर्ट हो जाना चाहिए। दोस्तों, तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख थलापति विजय के तेजी से उभरने के बाद आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम और जनसेना प्रमुख पवन कल्याण का दर्द भी छलकना नजर आया। उन्होंने खुद कहा कि उन्हें राजनीति में यह मुकाम हासिल करने में वर्षों की मेहनत लगी है, जबकि विजय ने कुछ ही महीनों में तमिलनाडु की राजनीति में अपनी मजबूत पहचान बना ली। दोस्तों, पवन कल्याण की इस टिप्पणी के पीछे मुख्यमंत्री न बन पाने की कसक साफ झलकती है। चलिए, चंद्रबाबू नायडू उनसे वरिष्ठ हैं, इसलिए उन्हें स्वीकार करना उनकी मजबूरी हो सकती है। लेकिन सोचिए, अगर भविष्य में नायडू अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने की राह पर चलते हैं तो पवन कल्याण और बीजेपी की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा? दोस्तों, अभी तक हम ये कहते थे कि केंद्र की मोदी सरकार 2 बैसाखियों पर टिकी हुई है, लेकिन अब तस्वीर बदलती नजर आ रही है। पहली बैसाखी जेडीयू थी, बीजेपी ने जेडीयू को इतना कमजोर कर दिया है, आज वो खुद बीजेपी के सहारे खड़ी दिखाई दे रही है। नीतीश कुमार का हाल आप बेहतर जानते हैं, किस स्थिति में वो हैं। दूसरी तरफ बैसाखी है चंद्रबाबू नायडू और उनकी टीडीपी की बैसाखी है केंद्र सरकार के साथ। अब तक नायडू केंद्र सरकार से लगभग वो सब हासिल कर रहे हैं जिसकी उन्हें जरूरत थी। उनका दबदबा है, कुछ भी कह देते हैं, मानना पड़ता है मोदी सरकार को। ये चाहिए, वो चाहिए, ठीक है, मजबूरी है। उन्होंने अपने राज्य के लिए जमकर सौदेबाजी की और उसमें सफल भी रहे। अपने प्रदेश में उन्होंने अपने हिसाब से राजनीति की और बीजेपी की धौंस भी नहीं सही। लेकिन बंगाल में बागियों को लेकर बीजेपी ने जो नया प्रयोग किया है, उसे देखकर कहा जा रहा है कि चंद्रबाबू नायडू भी हक्के बक्के हैं, परेशान हैं, नींदें उड़ी हैं, सोचने पे मजबूर हैं। दोस्तों, जिस पार्टी को बीजेपी ने अपने इस प्रयोग का माध्यम बनाया है, उसका इतिहास जानेंगे तो समझ जाएंगे कि नायडू पर क्या गुजर रही होगी और उनके मन में कितना गुस्सा होगा। लेकिन भाई साहब, अब पछतावे क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। दरअसल दोस्तों, विधानसभा चुनाव में टीएमसी की हार के बाद पार्टी के 28 लोकसभा सांसदों में से करीब 20 सांसदों ने अलग अलग चरणों में बगावत कर
अब एनसीपी में विलय का ऐलान कर दिया है। रविवार को बागी सांसदों के एक समूह ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की और विलय संबंधित आधिकारिक पत्र भी सौंप दिया है। बागी सांसदों की अगुवाई कर रही काकोली घोष, उन्होंने संसद में अलग बैठने की व्यवस्था मांगी है। इस घटनाक्रम के बाद सवाल उठने लगा कि आखिर एनसीपीआई का इतिहास क्या है और दल बदलुओं को नकारने का नारा देने वाली पार्टी ने टीएमसी के बागियों का सहारा क्यों दिया, उन्हें क्यों सहारा दिया। लेकिन असली सवाल तो ये कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करने वाली बीजेपी आखिर अंदर से कितनी डरी हुई है, या फिर ये कहा जाए कि सत्ता की राजनीति को वो कितनी नीचे तक ले जाने को तैयार है। दोस्तों, शनिवार को टीएमसी के बागी सांसदों के एक समूह ने 17 सांसद, केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता भूपेंद्र यादव के आवास पहुंचे, जहां करीब 2 घंटे तक बैठक चली। इसी बैठक के बाद ये सांसद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मिले और एनसीपीआई में विलय का ऐलान किया। बागियों ने दावा किया कि उनके पास 20 सांसदों का समर्थन है, जो 2/3 से संख्या से भी ज्यादा है। काकोली घोष ने कहा कि उनका समूह प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाले एनडीए के साथ मिलकर काम करेगा। और वहीं सुदीप बंदोपाध्याय और शताब्दी राय ने भी दावा किया कि उनका गुट पहले ही एनसीपीआई में शामिल हो चुका है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर इनके पास 2/3 सांसदों का समर्थन था, तो ये सीधे बीजेपी में क्यों नहीं शामिल हुए। जाहिर है, अगर बीजेपी इन्हें अपने दल में शामिल करती तो बंगाल की जनता को क्या जवाब देती। जो नेता कल तक टीएमसी के खिलाफ लड़ते थे और उसे सबक सिखाने की बात कर रहे थे, वो आज उसी के बागियों को गले लगाते नजर आ रहे हैं। इसलिए एक नया रास्ता खोजा गया। खैर, जैसे पार्टी में ये बागी अपने लिए ठिकाना तलाश रहे, आइए उसका इतिहास भी जान लेते हैं। दोस्तों, एनसीपीआई त्रिपुरा में एक पंजीकृत लेकिन गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टी है। इसका गठन 20 जनवरी 2023 को त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के कुछ सप्ताह पहले हुआ था। चुनाव आयोग ने इसे गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के रूप में पंजीकृत किया था। पार्टी का चुनाव चिन्ह पेन निब यानी कलम की नोक है। दोस्तों, बंगाल की राजनीति में हालिया उठापटक के बीच 13 मई को उत्या कुंडू ने शुभेंदु अधिकारी के साथ अपनी एक तस्वीर भी साझा की थी। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार पार्टी को केवल 1,13,000 रुपए का चंदा मिला था। दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एनसीपीआई की स्थापना दंपति उत्या कुंडू और शेओली कुंडू ने की थी। उत्या कुंडू पार्टी के अध्यक्ष हैं, जबकि शेओली कुंडू इसकी कोषाध्यक्ष है। दोस्तों, पार्टी के पते पर पंजीकृत 2 संगठनों में शेओली कुंडू निदेशक के रूप में दर्ज है। पार्टी का पंजीकृत पता पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले के बानीपुर इलाके में बताया जाता है। दिलचस्प बात यह है कि पार्टी का चुनावी नारा था, अपने अधिकारों को बचाने के लिए दल बदलुओं को नकारें। विडंबना यह है कि आज वही पार्टी दल बदल कर आए सांसदों का सबसे बड़ा सहारा बनती दिखाई दे रही है। हालांकि पार्टी बंगाल में पंजीकृत है, लेकिन उसका पहला चुनावी मैदान त्रिपुरा था। वहां दोस्तों कामकाज की सारी जिम्मेदारी शांतनु डे संभालते थे। त्रिपुरा चुनाव में पार्टी ने 7 उम्मीदवार उतारे, लेकिन 4 उम्मीदवारों के नामांकन पत्र खारिज हो गए। इसके बाद पार्टी अपने चुनाव चिन्ह पर 2 सीटों पर चुनाव लड़ी और 1 सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार का समर्थन किया। छवामनु सीट पर उसे 536 वोट और कैलाश शहर सीट पर 286 वोट मिले, जबकि समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार को 376 वोट प्राप्त हुए। चुनाव के बाद पार्टी लगभग राजनीतिक परिदृश्य से गायब हो गई थी। त्रिपुरा चुनाव के बाद पार्टी लगभग निष्क्रिय हो गई थी और शांतनु डे ने पत्रकारों से बातचीत में कहा था कि पार्टी 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में उतरना चाहती थी, लेकिन संसाधनों की कमी के कारण ऐसा संभव नहीं हो पाया। लेकिन अब तस्वीर पूरी तरह बदलती दिखाई दे रही है। एनसीपीआई ने भले ही 2024 का लोकसभा चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन आज उसके साथ 20 सांसदों के होने का दावा किया जा रहा है। ऐसे में राजनीतिक गलियारों में सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की है कि दल बदलुओं को नकारे का नारा देने वाली पार्टी ने आखिर दल बदल कर आए सांसदों को क्यों अपनाया। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये दोनों पक्षों की जरूरत थी। बाकी सांसदों को एक नया राजनीतिक ठिकाना मिल गया, दल बदल कानून से बचने का रास्ता भी, और दूसरी तरफ वर्षों से राजनीतिक अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही एनसीपीआई को अचानक राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलने का मौका भी मिल गया। तो दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा सवाल ममता बनर्जी नहीं बल्कि चंद्रबाबू नायडू हैं, क्योंकि ममता के बागियों ने सिर्फ टीएमसी को नहीं तोड़ा है, बल्कि एनडीए के उन सहयोगियों को भी एक संदेश दे दिया है जो आज बीजेपी के साथ खड़े हैं। नायडू
राजनीति के नए खिलाड़ी नहीं है। उन्होंने केंद्र की सरकार बनते और गिरते देखा है। वो जानते हैं कि सत्ता की राजनीति में दोस्ती और मजबूरी के बीच की दूरी बहुत छोटी होती है। शायद यही वजह है कि बंगाल में जो कुछ हुआ उसे वो सिर्फ ममता बनर्जी की समस्या के रूप में नहीं देख रहे हैं, बल्कि एक राजनीतिक चेतावनी के रूप में पढ़ रहे हैं। आखिर जिस पार्टी का कभी कोई राजनीतिक वजूद नहीं था, जो कुछ 100 वोटों के लिए संघर्ष कर रही थी, वो अचानक 20 सांसदों की दावेदार कैसे बन गई? और आज ऐसा प्रयोग बंगाल में सफल माना जा रहा है, तो कल किसी दूसरे राज्य में क्यों नहीं दोहराया जा सकता है? यही सवाल अब चंद्रबाबू नायडू के सामने खड़ा है। क्या वो पहले की तरह बीजेपी पर भरोसा करते रहेंगे, या फिर अपने राजनीतिक भविष्य को सुरक्षित करने के लिए नए विकल्पों पर विचार करेंगे? क्या राहुल गांधी और ममता बनर्जी जैसे नेता भविष्य में उनके लिए एक नया दरवाजा खोल सकते हैं? सबसे बड़ा सवाल, क्या बीजेपी की इस नई रणनीति ने अपने ही सहयोगियों के मन में अविश्वास का बीज बो दिया है? फिलहाल जवाब भविष्य के गर्भ में है, लेकिन इतना तय है कि बंगाल का यह सियासी तूफान सिर्फ कोलकाता तक सीमित नहीं है। इसकी गूंज अब अमरावती से लेकर दिल्ली तक सुनाई दे रही है। और दोस्तों, आने वाले दिनों में चंद्रबाबू नायडू का हर कदम राष्ट्रीय राजनीति की दिशा तय करने वाला साबित हो सकता है। देखना दिलचस्प होगा, नायडू बीजेपी के साथ पहले की तरह चलते